एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो आपका बैलेंस शीट जो शेड्यूल 6 पार्ट ए का जो ये था, जो मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है आपके यूट्यूब चैनल में। तो इसके आगे की बातें हैं। मैंने पिछला क्लासेस शेयर्स होल्डर फंड को समझाया था। मैं आज का क्लासेस में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि दोनों एक ही पार्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है। वैसे लायबिलिटीज जो नॉन करंट नहीं है वो करंट कहलाते हैं। तो अगर मैं करंट समझा दूं तो नॉन करंट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं डॉक्टर अमित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर मारवाड़ी कॉलेज रांची, मैं सभी विद्यार्थियों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी जो न्यू विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ते हो, और साथ में बेल बटन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। आज सुबह मेरी एक मीटिंग हुई थी बच्चों के साथ। उसमें किसी बच्चे ने मेरे को सजेशन दिया, सर आप प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो मैंने YouTube चैनल का प्लेलिस्ट अलग अलग चैप्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट वाइज से मैंने बना रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जो है सारे वीडियोस को भी जाकर के आप देख सकते हैं, तो आपको वहां पे परेशानी नहीं होगी। जैसे कोरिलेशन मैंने इससे पहले पढ़ाया था, तो कोरिलेशंस का अलग प्लेलिस्ट है, इनकम फ्रॉम सैलरी का अलग प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग चैप्टर्स को मैंने सारे कंटेंट्स को अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने पिछला क्लास में आपको पहला पॉइंट जो है शेयर होल्डर फंड के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो शेयर होल्डर फंड के बारे में मैंने इसमें 4 बातें बताया था। शेयर कैपिटल क्या होता है, देन इसके बाद मैंने बताया था कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, देन इसके बाद जो मैंने बात करा था वो आपका शेयर वारंट का बात किया था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देन इसके बाद के बातें जो करा था मैंने वो आपका मनी एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ना। तो ये बातें कर रखा था। मैं आज के क्लास में इसके आगे का लेक्चर देता हूं। तो सबसे पहली बात, हमने यहां पे लायबिलिटीज को 2 पार्ट में बांट रखा था। लायबिलिटीज शुड बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी जो था वो नॉन करंट लायबिलिटीज था, एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटीज था, और दूसरा लायबिलिटी जो था वो करंट लायबिलिटीज था। दूसरा लायबिलिटी जो था वो करंट लायबिलिटीज था। क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज में भी बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आए थे। जैसे मैं एक बात बता दूं आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो था वो आपका था, तो बोरोइंग आपका लॉन्ग टर्म्स था। यहां पे बोरोइंग आपका शॉर्ट टर्म था। देखो कुछ बातें मैं एकदम सेम बता रहा हूं। बोरोइंग जो है वो शॉर्ट टर्म था। यहां पे सर मैंने प्रोविजन का बातें करा था आपके साथ में। आप बैलेंस शीट देखोगे फॉर्मेट, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन था। यहां पे जो मैंने प्रोविजन का बात किया था वो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन का बात किया था। यहां पे एक था आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये एक नया चीज था। यहां पे ट्रेड पेबल्स की बातें हुई थी। देन इसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज की बातें हुई थी। यहां पे अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की बातें हुई थी। आ गई बात समझ में? तो इतना ही बस बात हुआ था और आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पार्ट शेड्यूल 6 पार्ट ए में करंट लायबिलिटीज के बारे में डिफाइन कर रखा है कि व्हाट इज करंट लायबिलिटीज, या फिर विच टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड एज अ करंट लायबिलिटीज। बट नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में बस एक लाइन लिख रखा है, those liabilities which are not classified under current liabilities is called non current liabilities। बस ये बात कर रखा है। मतलब वैसे लायबिलिटीज जो आपके करंट लायबिलिटीज नहीं है, वो लायबिलिटीज आपका कौन सा लायबिलिटीज होता है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। ये बातें कर रखा है। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि सर करंट लायबिलिटीज फिर क्या होता है, करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं। देखो बचपन में आपने पढ़ा होगा, वैसा लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाए, 1 साल के अंदर पेमेंट कर दिया जाए, तो उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज बोलते हैं।
लेकिन यहां पे कुछ कुछ बातें हैं। मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज का कुछ अपनी बातें हैं। अगर मैं कुछ बात लिख रहा हूं यहां पे, चार अलग अलग पॉइंट में बताऊंगा, उस चारों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को अगर फॉलो कर लिया या फुलफिल कर लिया, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड बी सेटिस्फाइड, तो देन सच लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड एज अ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो था, सबसे पहला पॉइंट जो था, मतलब एनी लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज करंट। ठीक है ना, करंट लिख लो यहां पे, मैंने ऐसे तो बोल दिया, लेकिन लायबिलिटी एक ऐसा लायबिलिटी जिसको हम लोग शैल बी क्लासिफाइड एज करंट। हम एक ऐसा लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्लासिफाइड ईडी क्लासिफाइड एज करंट when it satisfies any, catches any of the following नीचे में से कोई भी फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता हो, क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता हो। तो जैसे पहला क्राइटेरिया क्या है समझ लो, पहला क्राइटेरिया है वैसा लायबिलिटीज जो सेटल्ड होना है कंपनीज का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, मतलब इट इज expected to be settled, it is expected to be settled in the company's normal operating साइकिल। देखो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ना, ये मैं अभी कुछ देर में मैं बताने वाला हूं। मतलब एक ऐसा लायबिलिटी जिसको आप सेटल्ड करते हो, मतलब सेटल्ड कहने का मतलब पेमेंट कर देते हो। कब? तो पेमेंट कर देते हो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में। ठीक है ना, तो व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, या तो ये पॉइंट होगा या तो और, क्योंकि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बोला है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बोला है, या तो इट इज हेल्ड फॉर द पर्पस बीइंग ट्रेडेड, या तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं। वैसे लायबिलिटीज जिसका मेन मोटो जो है वो आपका बिजनेस करना मेन मोटो है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट इट इज ड्यू, या तो जिसको हम लोग, यही लास्ट पॉइंट जो आप लोग को समझ में, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, या तो फिर वैसे लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड, जिसको आप क्या करते हैं, सेटल्ड करते हैं विदिन 12 मंथ। क्या करते हैं बताना, सेटल्ड करते हैं विदिन 12 मंथ। कब से? आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो व्हाट आर द रिपोर्टिंग डेट? रिपोर्टिंग डेट क्या है ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, मतलब मैं यहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि सर 12 महीने से कम पीरियड वाले के जितने भी लायबिलिटीज होते हैं वो लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज होते हैं, बस यही चीज पढ़ा होगा। मैंने इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया, मैंने लिख दिया सेटल्ड करना है, वैसे लायबिलिटी जिसको सेटल्ड करना है 12 महीने के अंदर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, 2-3 चीज यहां पे क्वेश्चन में आ रहा है कि सर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, रिपोर्टिंग डेट क्या होता है। अच्छा, लास्ट जो है, तो ये 3 कंडीशंस जो होते हैं, ये तीनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो जाए, अगर एक कंडीशन आपका फुलफिल हो जाए, तो फिर आपका वो लायबिलिटी जो है
आपका करंट लायबिलिटीज कहलाएगा। और ऐसे लायबिलिटीज नोट में डाल लो, नोट में डाल लो, ऑल अदर लायबिलिटीज, ऑल अदर लायबिलिटीज, जितने भी अदर लायबिलिटीज हैं इसके अलावे shall be classified as non current liabilities। और इसके अलावा जितने भी अदर टाइप के लायबिलिटीज हैं उसको क्लासिफाई किया गया है नॉन करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है ना। तो मैंने आपको करंट लायबिलिटीज के बारे में बता दिया, करंट लायबिलिटीज के बारे में बता दिया। तो सर अब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है और रिपोर्टिंग डेट क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। इसको नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं बात करता हूं यहां पे नो मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। देखो यही ऑपरेटिंग साइकिल नॉन करेंट और करेंट असेट्स में भी मिलेगा आपको, है ना। तो मैंने यहां पे क्या देखा, एक बात बता रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, कोई भी एक बिजनेस है, उस बिजनेस में हमारा जो डेट होता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करने का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये हो गया, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। दूसरा है आपका, या फिर हमने प्रोडक्शन किया होगा, देन ये इसको मैंने सेल आउट कर दिया होगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग किया होगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग फिनिश गुड्स, कितना दिन वो फिनिश गुड्स आपके पास रहा वो लिया जाएगा। देन इसके बाद ये फिनिश गुड्स को आपने क्या किया होगा, सोल्ड किया होगा मार्केट में। आपने क्या किया होगा, ये फिनिश गुड्स को मार्केट में सोल्ड किया होगा। तो जब फिनिश गुड्स को आप मार्केट में सोल्ड करेंगे तो मेरे को एक बात बताना, डेटर क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो सर डेटर क्रिएट होगा कब, व्हेन सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, जब आप क्रेडिट में उधार में गुड्स को बेचेंगे तो डेटर क्रिएट होगा। तो डेटर से कितने दिनों के अंदर आप पैसा कलेक्ट करते हैं, मतलब दैट इज डेब्ट कलेक्शन पीरियड। डेब्ट कलेक्शन पीरियड, कितने दिनों में आपने डेटर से पैसा कलेक्ट किया। तो मेरे को एक बात बताना, जितने दिन आपके पास रॉ मटेरियल रहा या फिर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर, जैसे आपने बाजार गया होगा, बाजार से रॉ मटेरियल लेकर के आए होंगे, ठीक ना। मान लेता हूं मैं एक बात बता रहा हूं कि आपका एक होटल का बिजनेस है, तो होटल के लिए आपने रोटी बना करके बेच लो, तो रोटी बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, आटा खरीद करके लाया होगा, परचेस किया होगा मटेरियल, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गया होगा। तो ये सब मिला जुला करके मान लेता हूं सपोज 120 डेज लगा। इज इट क्लियर। अब जैसे वो फिनिश गुड्स आपके पास बनके तैयार हो गया, चपाती आपका बनके तैयार हो गया, ये आपका 50 दिन आपके पास रहा स्टॉक के नाम पे, आप इसको बेचे, स्टॉक दुकान में रहा। अब जब आपका ये बिक गया तो डेटर से पैसे कलेक्ट करने के लिए 200 दिन लग गए। डेटर से पैसे कलेक्ट करने में कितने दिन लग गए, 200 दिन लग गए। तो भैया ये सारे को ऐड कर दो, तो कितना हो गया, तो 370 डेज हो गया, 370 डेज हो गया। और यही आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल, ये जो 370 डेज है यही आपका कहलाएगा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। यही आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाएगा। आई बात समझ में। तो एक बिजनेस को रन करने के लिए
मैंने शुरुआत कहां से किया था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से किया था, और खत्म कहां पे किया मैंने, कलेक्शंस फ्रॉम डेटर से किया। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जो कंप्लीट ड्यूरेशन जो है, यही ड्यूरेशन आपका क्या कहला रहा है, तो यही ड्यूरेशन आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहला रहा है। अच्छा सर, जब ये ड्यूरेशन आपका ना दिया रहे, ये ड्यूरेशन ना दिया रहे, तब क्या कंसीडर करेंगे? जब ये ड्यूरेशन आपका ना दिया रहेगा, तब आप ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड शुड बी कंसीडर्ड एज अ 12 मंथ। जब ये आपका ना दिया रहे तो आप 12 मंथ कंसीडर करेंगे। ये 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब सबसे पहला पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ रॉ मटेरियल वाला पीरियड ले लिया, प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ फिनिश गुड्स वाला पीरियड ले लिया, प्लस पीरियड ऑफ डेप्थ अमाउंट collection from debtor, ये ले लिया। और यही जो पीरियड है, ये जो पीरियड है, यही आपका क्या कहलाया, ये आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कहलाया। ये आपका क्या कहलाया, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कहलाया। नोट में डाल करके लिखेंगे, नोट में डाल करके लिखेंगे, when the above period are not given in question, then it shall be considered as 12 month। तो हम इसके जगह में क्या कंसीडर करेंगे, 12 मंथ कंसीडर करेंगे। समझ में आ गई बातें? तो यहां तक आपको हमें नहीं लगता है कि कोई डाउट रहा होगा, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो आपको करंट और नॉन करंट जो है दोनों चीज समझ में आ गया। चलिए, डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज। तो डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज क्या होता है बच्चा, समझ लो। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज में वैसे लायबिलिटीज को इंक्लूड करते हैं जिसका पेमेंट जो है वो डेफर्ड क्रेडिट सिस्टम पे, टर्म्स पे आता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, डेफर्ड पेमेंट liabilities. Deferred payment liabilities would include deferred payment liabilities जो है वो इंक्लूड करे जाते हैं एनी लाइबिलिटीज, कोई भी लाइबिलिटीज, एनी लाइबिलिटी फॉर विच पेमेंट इज टू बी, फॉर विच पेमेंट इज टू बी, जिसका पेमेंट जो है मेड हुआ है, इज टू बी मेड ऑन डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स पे। जिसका पेमेंट जो मेड हुआ है वो क्या हुआ है, डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स पे पेमेंट मेड हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, डेफर्ड सेल्स टैक्स, ये आपका क्या कहलाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कहलाएगा। या तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी है ना, सेल्स टैक्स लायबिलिटी, या तो फिर इसके अलावा डेफर्ड पेमेंट्स फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
या तो डेफर्ड पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे। इसके अलावा और भी बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के। डेफर्ड मतलब क्या कि हमने आज नहीं पेमेंट किया, हमने इसका पेमेंट जो है वो कुछ दिन के बाद करना। तो कुछ दिन के बाद मतलब कितना, लॉन्ग टर्म्स पेमेंट करना, डेफर्ड पेमेंट करना। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे और भी कुछ कुछ बातें बता रहा हूं। चलिए अब समझ लो, मैंने एक और वर्ड यूज किया था, ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल में क्या जाएगा? तो देखो बच्चा, ट्रेड पेबल में समझोगे चीजों को, मैंने वर्ड यूज किया था लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल। आपने अगर फॉर्मेट अच्छे से लिखा होगा तो ये सब चीज आपको याद आ रहा होगा। ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल में ना ध्यान से देखना, दो चीज होते हैं। पहला तो क्रेडिटर होगा एंड दूसरा जो है आपका बिल्स पेबल अमाउंट होगा। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल अमाउंट, यही दोनों अमाउंट को ऐड कर दो, दोनों अमाउंट को ऐड कर दो, तो ये टोटल वैल्यू जो है वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रेड पेबल्स कहलाएगा। और एक बात मैं बता दूं, सर अगर जहां पे हमको दोनों में से कोई एक वैल्यू ही में दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम उसी को यहां पे, जैसे इसका वैल्यू दे रखा है इसका नहीं दे रखा है तो जीरो लिखेंगे, लेकिन वर्डिंग जो बैलेंस शीट में जाएगा वो आपका हमेशा ट्रेड पेबल्स के नाम से ही जाएगा। तो लायबिलिटीज क्रेडिटर किसको बोलते हैं? याद करो, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा क्रेडिटर किसको बोलते हैं। तो दो पर्सन है, अगर ये ए है ये बी है, ए ने इसको कोई गुड्स जो है सोल्ड किया, ए ने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, तो बी जो है वो ए के लिए क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा। मतलब जिसको हम सेल करते हैं, डेटर्स फॉर ए, क्योंकि बी से ए को पैसे लेने हैं और ए जो है वो क्रेडिटर कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा। फॉर किसके लिए? बी के लिए। मतलब यदि मैंने किसी से कोई गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, जिसका हम बिजनेस करते हैं, अगर यही चीज अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स उधार में खरीदा होता तो मेरा क्रेडिटर रेज ना होकर के वेंडर रेज होता। हायर वेंडर बोलते थे उसको। क्रेडिटर रेज होता है जिस चीज का हम डीलिंग करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, अगर वो बिजनेस करना या फिर अगर हम जो डीलिंग कर रहे हैं वो चीज अगर हमने उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर रेज होगा। लेकिन अगर हमारा कोई फिक्स्ड एसेट्स हमने कोई खरीद रखा है उधार में, जैसे अगर हमने कार खरीदा, बाइक खरीदा, लोन में खरीदा, तो वो मेरा हायर वेंडर कहलाएगा, ना कि क्रेडिटर कहलाएगा। समझ में आ गई बातें? तो क्रेडिटर कब यूज किया जाएगा? और अब देखो, क्रेडिटर्स ये जो है पर्सन ने क्या किया था, इसको एक बिल लिख करके दिया था, तो इस बंदे के लिए वो बिल रिसीवेबल कहलाता है, लेकिन इस पर्सन के लिए वो क्या कहलाता है? बिल्स पेबल कहलाता है। तो आपने किसी को अगर बिल्स दिया इंस्टीड ऑफ कैश और इंस्टीड ऑफ चेक, तो वो बिल्स पेबल अमाउंट कहलाएगा। अगर किसी से लिया आपने तब फिर वो जाकर के आपका बिल रिसीवेबल कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो मैंने ट्रेड पेबल्स भी कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो ऑलमोस्ट लगभग मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया जो कॉन्सेप्ट आपका क्या चीज पे था, करंट असेट साइड में कॉन्सेप्ट में था। अच्छा, एक डेट था सर आपका, रिपोर्टिंग डेट क्या है? रिपोर्टिंग डेट क्या है? व्हाट मीन बाय रिपोर्टिंग डेट? तो देखो, बैलेंस शीट जो बनाते हो ना, तो बैलेंस शीट जो बनाते हो उसके बाद जो आप रिपोर्ट करते हो आप अपने ऑडिटर्स को या फिर अपने कंसर्न अथॉरिटीज को, तो जिस दिन आपने रिपोर्ट किया है दैट डेट विल बी रिपोर्टिंग डेट। वही डेट आपका क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग डेट कहलाता है। ठीक है। अब एक और बात है, नेक्स्ट बात था, लास्ट बात था प्रोविजन का। तो प्रोविजन बच्चा ऐसा है, दो पार्ट में प्रोविजन डिवाइडेड है। एक तो आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक है आपका शॉर्ट, क्योंकि इसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपका
फाइनल क्लास होगा क्या चीज का, एसेट साइड को दिखा करके देन इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास हम लोग एंड उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक ना। देन प्रॉफिट एंड लॉस माइंड, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन वैसे प्रोविजंस होते हैं जो प्रोविजन आपने अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए बना रखा है और 12 महीने से ज्यादा का ड्यूरेशन, वैसा प्रोविजन जिसका सेटलमेंट जो है आफ्टर 12 मंथ के बाद होगा। दोस provision which shall be settled after 12 month, ठीक है। तो 12 मंथ के बाद जो सेटल्ड होंगे, ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉइज बेनिफिट प्रोविजन, एम्प्लॉइज बेनिफिट प्रोविजन, वैसे प्रोविजन जो आपने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, जैसे प्रोविडेंट फंड जो बनाए जाते हैं वो सेटलमेंट कब किए जाते हैं, 12 मंथ के बाद किए जाते हैं, जब बंदा रिटायर करता है तब। ग्रेजुइटी फंड, ये सब जो फंड होते हैं, ये सब फंड आपके आफ्टर सेटलमेंट दी पीरियड होता है। अच्छा, इसके अलावे जो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो आपको पता ही होगा, जैसे आपको मैं बता दूं प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया जो 1 साल के अंदर में होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, है ना। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये आपके करंट लायबिलिटीज के पार्ट होंगे और ये आपके नॉन करंट लायबिलिटीज के पार्ट होंगे। इज इट क्लियर? तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, तो आज ये छोटा क्लास में ले रहा हूं क्योंकि मेरे को कुछ और भी काम है। तो मैं नेक्स्ट क्लास जो है मैं इसके आगे आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। थैंक यू।